हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज स्टार्ट करते हैं सेवन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएसए, कनाडा, फ्रांस और हमारा इंडिया है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ओके। नेक्स्ट फीचर है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीमेसी। जो जैसे आप देखेंगे प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वो उसके जो शुरुआत के वर्ड्स हैं वो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो सुपर पावर जो दे रखी है वो किसकी है? जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम करता है सोवरेनिटी वो करता है पीपल ऑफ इंडिया से, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं एक अपना रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस और वो उन पे रूल करता है। इसी को बोला गया है सोवरेनिटी। नेक्स्ट फीचर इज लेंदी एंड बल्कि। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोला जाता है कि वो बहुत लेंदी है और बल्कि है। अब देखिए, सब शुरुआत में हमने बात की थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। तो अगर हम कंपेयर करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और देशों के कंपैरिजन में, जैसे यूएसए में 7 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं और कनाडा में 147, और इंडिया में कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स। तो लेंदी तो हो गई, और इसमें जो प्रोविजंस दे रखे हैं सेंटर के लिए और स्टेट के लिए वो भी अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है। तो इतने बड़े देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंदी तो हो गई। इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और फाइनेंशियल पावर जो सेंटर और स्टेट की हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंटर, स्टेट और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग प्रोविजन दे रखे हैं। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसकी वजह से ये बल्कि है। नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि नॉट लेस देन 18 ईयर्स। जो भी लोग हैं पीपल ऑफ इंडिया हैं जिनकी उम्र 18 से साल से ज़्यादा है, उन्हें राइट टू वोट है, वो वोट दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, लिटरेसी, वेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसको बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट इज जो फीचर है वो है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजिड हैं। मतलब रिजिड का मतलब जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि जो टाइम के साथ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था या कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम इंटरनेट नहीं था। ठीक है। ये सोशल मीडिया नहीं था, तो इसके लिए रूल्स नहीं थे। अब सर्कमस्टांसेस के साथ सब चेंज हो रहा है, तो इसके लिए रूल, अगर ये फ्लेक्सिबल वाला जो फीचर है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। उसमें नए अमेंडमेंट्स लाके, नए एक्ट लाके नए रूल्स नहीं बना सकते। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर उनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना वो पहले था लेकिन अभी नहीं है। 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया था। और नेक्स्ट जो लास्ट है 6th राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो हमारा वो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन एम है वो है गाइडलाइंस इन मेकिंग। गाइडलाइंस किसके लिए? स्टेट के लिए। और मेकिंग पॉलिसी, जब भी स्टेट यानी कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाएगी? डीपीएसपी। ओके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट फीचर है वो है 3 टियर गवर्नमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो स्टार्टिंग में जो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस नहीं थे। इनको 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया था, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूँ जिससे आप वाकिफ़ हैं वो है अमूल। ठीक है। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है। ये स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको ऐड किया गया 99th अमेंडमेंट 2011 में। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इसमें कोई ओनर नहीं होता, ये लोगों के कॉपरेशन से चलती है। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये पॉलिटी को डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। जो डिटेल लेक्चर्स आएंगे वो एक अलग ही सीरीज बनेगी। अभी मैं इसका ओवरव्यू ले रही हूँ। ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता चलने वाली हैं। नेक्स्ट फीचर इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। फेडरल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अमेरिका का और इंडिया का, तो अमेरिका में स्टेट हैं। ठीक है। जैसे मैक्सिको है, यूएसए है। तो इनमें क्या है, ये एक एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं सारे जो देश हैं, और ये इनके पास पावर है कि ये कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया एक फेडरेशन नहीं है। ये क्या है कि इसमें पावर नहीं है किसी में कि ये किसी एग्रीमेंट से जुड़े हुए नहीं है सारे स्टेट, और ये अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो इसमें क्या है, फेडरेशन सिस्टम है विद यूनिटरी बाइस। यूनिटरी बाइस कैसे? जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग होती है। ठीक है। जो पूरा जैसे अमेरिका है, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, तो उसमें क्या है कि डुअल सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग होगी और स्टेट की अलग होगी। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। आप किसी भी स्टेट में रहिए, वेदर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आपकी जो आप सिटीजन हैं, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है आपके पास। नेक्स्ट फीचर है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट जो होता है उसका मतलब है कि नो ऑफिशियल रिलीजन, कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। लेकिन प्रीएम्बल में ये जो सेकुलर वर्ड है वो स्टार्टिंग में नहीं था। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट। जो सेकुलर स्टेट जो वर्ड था वो प्रीएम्बल में तो था, अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेकुलर दे रखा है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में था ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ। नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है वो है कैबिनेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में दो मतलब ग्रुप्स हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर जो होते हैं ये लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये सरकार चलाते हैं। ठीक है। और जो सरकार चलती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉज चलती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, मतलब अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि जो गवर्नमेंट चला रहे, ठीक है, जो प्रेजेंट में सरकार है, अगर वो ठीक से नहीं काम करती तो लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के इस सरकार को गिरा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे देश में क्या है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे इंडिया है हमारा पूरा मतलब कंट्री इंडिया है और उसमें क्या है, बहुत सारे स्टेट है। ठीक है। तो पीपल लिव इन एनी स्टेट बट हैविंग सिंगल सिटीजनशिप, कि लोग किसी भी देश मतलब स्टेट में रहें लेकिन उनके पास सिटीजनशिप एक ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होगी किससे, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से। ठीक है। और इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जो हमारी जो हायरार्की है
कोर्ट्स की ऐसे है कि सबसे पावरफुल जो सबसे अपर मोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है कि जो भी लॉ होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तो वो ये सारे पे मान्य होगा, राइट। तो ये थे आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू।